महाराष्ट्र और झारखंड का किंग कौन होगा, इस पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत और हम जानेंगे कि आखिर इन चुनावों में आखिर किसे मिलने वाला है बहुमत और किस पर जनता का आशीर्वाद जो है वो आज नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे कि आखिर किंग कौन बनेगा। तुम्ही देखील विजयी झालेले आहात एक प्रकारे, काय वाटतं? माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब काम करत होते। आम्ही जे आहे आम्हाला जी जबाबदारी दिलेली ती जबाबदारी पूर्ण करण्याची काम पूर्ण ताकदीने आम्ही केलेलं आहे। आज जर तुम्ही पाहिलं असेल ठाणे जिल्ह्यामध्ये पण ज्या ठाणे जिल्ह्यावरती धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं वर्चस्व होतं, दिघे साहेबांमुळे हा ठाणे जिल्हा ओळखला जात होता, ते अभेद्य ठेवण्याचं काम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी केलेलं आहे। ठाण्यामधल्या सर्वच्या सर्व जागा महायुती जी आहे ही जिंकते। कल्याण लोकसभेमधील देखील सगळ्या जागा ज्या आहेत या महायुती जिंकते। अरे बसेल ना, मला काय वाटत नाही प्रॉब्लेम आहे। मनसेच्या पारड्यामध्ये एकही जागा एकत्र दिसत नाहीये। आता पाहिलं नाही मी अजून रिझल्ट त्यांचा, म्हणजे किती जागेवरती पुढे आहे। ठीक आहे, थँक्यू। देखिए, महाराष्ट्र के नतीजों की हम बात करें तो लगातार यहां पर महायुति गुट जो है पूरी तरीके से 200 से ज्यादा सीटों पर लगातार आगे नजर आ रहा था और ये तस्वीरें वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी बहुत कम सीटों के साथ में पीछे दिखाई दे रही थी। सभी का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि जनता जनार्दन की ये विक्ट्री है, उनका ये विजय है, महाविजय हम लोग कह सकते हैं। महायुति का महाविजय आज महाराष्ट्र में हुआ है, जहां पर एक साइड सिर्फ गाली गलौज और आलोचना 2.5 साल लोगों ने सुनी और एक साइड महायुति सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में सिर्फ डेवलपमेंट का एजेंडा हम लोगों के सामने लेके गए, डेवलपमेंट की बात की, डेवलपमेंट हम लोग ने सही मायने में ऑन ग्राउंड करके दिखाई, तो लोग जो है डेवलपमेंट के साथ खड़े हुए हैं। श्रीकांत, एक बेहद बड़ी अचीवमेंट है, हिस्टोरिक विक्ट्री फॉर द भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, हिस्टोरिक विक्ट्री फॉर एकनाथ शिंदे एज अ सीएम, जिन्होंने एक स्ट्राइक रेट जो है वो इतनी बड़ी निकाली। आपको कैसा लगता है आपके प्राउड फादर फिगर के ऊपर? बहुत जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर सर ने, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने मेहनत की, मैं 18-18, 20-20 घंटे इसके पहले कोई मुख्यमंत्री काम नहीं करता था। और इस बीच कानपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं, जहां पर 18 राउंड की गिनती सीसामऊ विधानसभा सीट से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कानपुर से बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को 67,131 वोट मिलने की बात सामने आई है और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 53,379 वोट मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बसपा प्रत्याशी वीरेंद्र शुक्ला को मिले 1,219 वोट। बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 53,379 वोट मिले। कानपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कानपुर की सीसामऊ सीट पर रुझान। देखिए, कानपुर से हम खबर आपको बता रहे थे, जहां पर नसीम सोलंकी को 67,131 वोट मिले हैं। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। भावना थी जिस आधार पर एकनाथ शिंदे जी ने इस बात को लेकर के परचम उठाया, ये उद्धव ठाकरे जी को सोचने पर मजबूर करेगा कि उनका मार्ग सही है। ये एक बार फिर पूरा देश वर्तमान में गणतंत्र के लिए गौरव का अवसर उपलब्ध करा रहा है, जब तमाम षड्यंत्र फेल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीतते हुए वापस आ रही है। मैं एक और बात की बधाई देना चाहूँगा, हमने हमारी सरकार के रहते रहते एक निर्णय किया था कि हमारे महानगरों में भी अच्छी गौशालाएं खुलना चाहिए, घर घर गाय का कुल होना चाहिए, घर घर गोकुल होना चाहिए। जो गाय पाले वो सब गोपाल है। और हमारे यहाँ कृषि आधारित, देश के अंदर कृषि आधारित मध्य प्रदेश है, जहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे में हमको अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। और तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। और देखिए, आज किंग कौन होगा इस पर लगातार बात कर रहे हैं। कानपुर की हम बात करें तो सीसामऊ विधानसभा सीट पर नसीम सोलंकी लगातार आगे नजर आ रही हैं। हालांकि सुरेश अवस्थी ने जो अंतर था उसे काफी कम किया है और 53,300
89 वोट फिलहाल सुरेश अवस्थी को मिलने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आज कौन बनेगा किंग, इसी को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में अखिलेश सिंह जी है, विशेष संवाददाता दिल्ली से। हयात उमर साहब हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है। मनोज ध्यानी जी हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक उत्तराखंड से। और संदीप शुक्ला जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक है महाराष्ट्र से। हमारे साथ में संजय पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं झारखंड से। अबू उजैर निजामी साहब हमारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। आकाश राय भारतीय जनता पार्टी के नेता है। सबसे पहले आकाश राय जी का रुख कर लेते हैं। आकाश जी, आज सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि रुझानों में या फिलहाल बाकी की चीजों में अगर हम देख लें तो बीजेपी काफी जगहों पर आगे नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी महायुति गुट ही पूरी तरीके से आगे है। उत्तर प्रदेश में भी 7-2 का रेशियो दिखाई दे रहा है, कई जगहों पर 6-3 हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर ज्यादा सीटों पर आप आगे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो गरिमा जी आपको भी धन्यवाद, और महाराष्ट्र की पूरी जनता को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हैं, और झारखंड की भी जनता को धन्यवाद देते हैं। अभी झारखंड में जो ट्रेंड चल रहा है, हाँ। मुझे लगता है कि अभी 2-3 घंटे बाद ये ट्रेंड पूरी तरीके से बदल जाएंगे, क्योंकि अभी लगभग 12 से 15 राउंड की काउंटिंग अभी भी बची हुई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आज दूसरी बात कि जो हमारे नेताओं ने नारा दिया था इन चुनाव में कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस नारे पर महाराष्ट्र की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, झारखंड की जनता ने, इन तीनों प्रदेशों की जनता ने एक बार मुहर लगाई है। और जो लोग कभी पीडीए के नाम पर, कभी एमवाई के नाम पर, कभी मजगर के नाम पर समाज को बांटने का, समाज में जहर घोलने का काम करते थे, उनको जनता ने सबक सिखाया है। और ये जो राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेके घूमते थे, उनको भी सबक सिखाया है कि जाइए आप जनता के लिए काम करिए। ये फर्जी प्रोपागेंडा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लोगों के लिए बेहतर काम कर रही है, और उन कामों पर एक बार फिर जनता ने मुहर लगाई है। ठीक है, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। और जनता ने मोहर लगाई है, हालांकि अभी कई सीटों पर देखिए मोहर लगना बाकी है। रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा कि पूरी तरीके से लगभग बहुमत से ज्यादा सीटों पर आगे है, तो कहीं ना कहीं फायदे में दिखाई दे रहा है। अब चलिए आपके पास में लौटेंगे। हयात उमर साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है। हयात साहब, महाराष्ट्र झारखंड की हम बात कर लें तो देख ही रहे, झारखंड में स्थितियां अलग हैं। अभी आकाश साहब ने कहा कि थोड़ी देर और रुक जाइए, उसके बाद चीजें बदल जाएंगी, लेकिन कहते हैं शुरुआती दौर में जैसी चीजें रहती हैं वैसे ही आगे बढ़ती हैं। और हेमंत सोरेन फिलहाल मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसे है फिलहाल, ये क्या चल रहा है? अनम्यूट सर, अनम्यूट कर लीजिए आप। सर आपके पास में आएंगे, आपको सुनेंगे विस्तार से, लेकिन इसके बीच शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। महायुतीला मिळालेला आहे, मी त्याबद्दल तमाम मतदारांचे महाराष्ट्रातल्या मनापासून अभिनंदन करतो, आणि माझ्या लाडक्या बहिणी यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं, लाडक्या भावांनी मतदान केलं, लाडक्या शेतकऱ्यांनी मतदान केलं, आणि त्याचबरोबर लाडक्या माझ्या ज्येष्ठांनी मतदान केलं। समाजातल्या प्रत्येक घटकाने या ठिकाणी भरभरून महायुतीला मतदान केलं। गेले 2-2.5 वर्ष जे महायुतीने काम केलं, त्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीमध्ये जनतेने दिली, आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या जनतेला मी पुन्हा एकदा त्यांचे मनापासून आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की पूर्णपणे जे काम आम्ही केलं 2.5 वर्षामध्ये त्याचं मोजमाप, नोंद आणि त्याची कामाची पोचपावती या महाराष्ट्रातल्या जनतेने आम्हाला दिलेली आहे। खरं म्हणजे आता आम्ही 2.5 वर्षात जे काम केलं, आता पुढच्या कार्यकाळामध्ये आमची आणखी जबाबदारी वाढली आहे, आणि म्हणून जनतेला त्रिवार वंदन करतो, आणि माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना देखील महायुतीच्या मनापासून धन्यवाद देतो। महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते मनापासून काम करत होते, आणि म्हणूनच हा विजय, एवढा मोठा विजय मिळतोय। मी माझ्या ठाणे मतदारसंघातल्या कोपरी पाटपकाळी मतदारसंघातले देखील मतदारांना धन्यवाद देतो की खूप मोठ्या लीडने, मार्जिनने त्यांनी मला विजयी करण्याचं काम करतायत,
आणि त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा, मनापासून सगळ्यांचं, सर्व मतदारांचं मनापासून अभिनंदन। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य, तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है, उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है, और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। मुख्यमंत्री को लेकर कोई अलग बातचीत हुई है? अभी देखिए, अभी अंतिम निकाल आ रहे हैं, और जब लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से एक तरफ जहां जनता का शुक्रिया अदा किया गया है, तो वहीं जब उनसे मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सवाल पूछा गया तो बचते नजर आए। उन्होंने कहा अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री की रेस में फिलहाल सूत्रों के हवाले से सबसे आगे नजर आ रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र में काफी चीजें बदल भी सकती हैं। देखना होगा क्या कुछ होगा। फिलहाल महाराष्ट्र और रुझानों में बीजेपी 221 के लगभग नजर आ रही है। झारखंड में अगर हम बात कर लें तो इंडिया एनडीए में टक्कर साफ तौर पर झारखंड में नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, झारखंड रुझानों में इंडिया को बहुमत की बात सामने आई है। और अब वापस अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। हयात उमर साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। उमर साहब, अभी देखा आपने महाराष्ट्र में बीजेपी आगे है, उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों की अगर हम बात कर लें तो कुछ जगहों पर कभी 7-2 कभी 6-3 का रेशियो, लेकिन कुल मिलाकर ज्यादा सीटों पर बीजेपी ही आगे दिखाई दे रही है। हालांकि झारखंड में चीजें अलग हैं, जिसके लेकर आकाश राय साहब कह रहे हैं थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, चीजें उनके ही पक्ष में आ जाएंगी। लेकिन कहा यह भी जाता है कि शुरुआती दौर में जो चीजें होती है, जो रुझान होते हैं, कहीं ना कहीं अंतिम फैसला भी उसी राह पर निकलता है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या स्थितियां होने वाली हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ। कि जगत ऑलमोस्ट सभी जगहों पे आधी मतगणना हो चुकी है। लगभग 10 राउंड की मतगणनाएं लगभग सब जगह पे हो चुकी हैं, और आमतौर से 10 से 12 राउंड ही यहाँ से शेष रह जाते हैं मतगणना के। और अब इतनी मतगणना के बाद जो लीड कर जाता है उसमें बड़ा उलटफेर होने की चांसेस नहीं रहते। सीटें थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती हैं, हार जीत का अंतर घट बढ़ सकता है, लेकिन बड़ा उलटफेर की अब संभावना बहुत कम है। खास करके महाराष्ट्र में, जहां पर महायुति को एक जबरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, वहां पर तो कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। हाँ, झारखंड में जैसे वो कह रहे हैं कि अभी जो है वो आगे की उसमें नतीजे बदल जाएंगे, उसकी भी उम्मीद कम है। लेकिन चूंकि वहां पर अभी मार्जिन सीटें भी कम है, कुल 81 सीटों पे चुनाव हुआ है, और जिसमें से इंडिया गठबंधन को 50+ सीटें मिल रही हैं और एनडीए को 30+ मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत ज्यादा, उसमें भी 20 सीटों का अंतर है। ये नहीं माना सकता कि 20 सीटें भाजपा रिकवर कर लेगी या 10-12 सीटें और निकालेगी जिससे कि वो मेजॉरिटी मिल जाए। फिर भी चुनाव है, पूरे रिजल्ट का वेट करना चाहिए। लेकिन आज अभी के रुझान यही कह रहे हैं कि झारखंड में कांग्रेस प्लस गठबंधन है, झामुमो प्लस गठबंधन बनाने जा रहा सरकार है, और महाराष्ट्र में आपका महायुति बनने जा रही है। देखिए, दोनों जगहों पे मुझे एक बात बहुत कॉमन है,
झारखंड की जीत में और झारखंड के रिजल्ट्स में और उसमें दोनों जगहों पर एक जो जीत हुई है वो किसी मुद्दे या किसी उसकी नहीं हुई है, जीत हुई है डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की, जो सीधा बेनिफिट मनी ट्रांसफर हुआ है मतदाताओं के खाते में, जिसका अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जिक्र कर रहे थे, लाडली बहना योजना। ये लाडली बहना योजना में जो पैसा एक मुश्त परिवारों को गया, घर महिलाओं को गया, महिलाओं का मतदान प्रतिशत भी उससे बढ़ा और उन्होंने बढ़ चढ़ करके एकनाथ शिंदे जी को यायू के लिए महायुति के पक्ष में मतदान किया। अभी उसी को लेकर वो शुक्रिया भी अदा कर रहे थे जनता का जी, और इसी का वो शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। और सेम ऐसी ही योजना झारखंड में लागू की गई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने भी लागू की थी, उसका उनको वहां बेनिफिट मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई मुद्दे या नीतियां या और कुछ नहीं है, आप मतदाताओं के हाथ में पैसा पकड़ाइए और वोट ले लीजिए। इससे पहले यही चीज हम आपकी देख चुके हैं एमपी के इलेक्शन में, शिवराज सिंह जी की सेम योजना पे ही एमपी का पूरा चुनाव पलट गया था। अच्छा। वहां पे भी लाडली बहना योजना थी, जिसके ऊपर मामा जी पूरा चुनाव जीत करके जो पूरी एंटी इनकम्बेंसी थी उसको खत्म करके चुनाव के रिजल्ट लोकसभा में अविश्वसनीय तरीके से जबरदस्त हो गए थे। ठीक है, लेकिन सर यही चीज आप जो कह रहे हैं कि मतदाता के हाथ में पैसा थमाइए। देखिए, पैसा इन द सेंस कि हम कोई योजना लाते हैं, वो बहुत इफेक्टिव हो जाती है, लोगों को पसंद आती है और वो योजना कभी कभी पार्टी के या सत्ता पक्ष जो भी होता है उसके लिए बहुत कारगर साबित होती है। तो ये तो अलग अलग जगहों पर हमने देखा है, कई जगहों पर सत्ता में जो सरकार जो भी दल होता है वो अलग अलग योजनाएं लेकर आता है, लेकिन कभी कभी यही योजनाएं यही चीजें जनता के लिए फिट नहीं बैठती। तो पैसे वाली बात कहना क्या ठीक है? योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाना, हाँ, लोक कल्याणकारी सरकार में यही उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, लेकिन पैसा नगद खातों में ट्रांसफर करना, चाहे वो किसान सम्मान निधि के नाम से हो, चाहे वो फ्री बिजली के नाम से हो, चाहे वो फ्री पानी के नाम से हो जो अरविंद केजरीवाल मॉडल है, चाहे वो लाडली बहना योजना के अंतर्गत फ्री पैसा आपके खाते में जा रहा हो, चाहे वही महाराष्ट्र में किया गया, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने क्या हो। देखिए, ये नजीर बन रही है। अगर अरविंद केजरीवाल मॉडल कामयाब हुआ तो उसकी रिपीटेशन एमपी में हुआ, एमपी में सक्सेस मिली, उसका रिपीटेशन झारखंड और महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, अब ये नजीर बन जाएगी सरकारों के लिए कि साहब जनता के हाथ में सीधा पैसा दीजिए, हाँ, और वोट लीजिए। ये अब दूसरे राज्य भी, दूसरी सरकारें भी इसका अनुसरण करेंगी। ठीक, अब आगे देखिए ये ट्रेंड बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि इन्हीं सारी चीज़ों में एक तरफ दिल्ली की आपने यहाँ पर कहा कि दिल्ली में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एकदम पिटारा खोल दिया था, लेकिन इसी पिटारे खोलने को लेकर कितना बीजेपी ने ट्रोल किया था आम आदमी पार्टी को, और आप कह रहे हैं कि अब उन्हीं चीजों को पकड़ा जा रहा है और अलग अलग प्रदेशों में उसका इस्तेमाल हो रहा है। हमने देखा ना, ये कहा जा रहा था, ये चीजें सोशल मीडिया पर थी कि आम जनता को कहीं ना कहीं मुफ्त की चीजों की आदत डलवाई जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, मुफ्त बस यात्रा, कई सारी चीजें मुफ्त की थी अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुफ्त की ही नहीं, नगद की भी आदत डलवाई जा रही है। मुफ्त से एक कदम आगे बढ़ करके हम सब आपके हाथ में कैश दे रहे हैं, नगद पैसा दे रहे, आपके खाते में ट्रांसफर हो रहा है। ये मुफ्त से आगे बढ़कर के एक चीज है। तो ऐसे हालातों में सब और ज्यादा जिम्मेदारी जनता की हो जाती है। जो पढ़ी लिखी जनता है, जो शिक्षित जनता है, उनके हाथों में और ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि एक सही सरकार चुनी जाए, क्योंकि महज 1000, 2000, 5000 पर अगर इस तरीके से वोटर्स को खरीदा जाने लगेगा, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी माध्यम से हो, तो फिर सही सरकारें कैसे आएंगी? ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी आने वाले वक्त में। बिल्कुल होगी, और हमारे प्रधानमंत्री इसको कह चुके हैं कि रेवड़ी कल्चर से। ठीक है सर, लेकिन रेवड़ी की परिभाषा क्या होगी इसको लेकर के कोई क्लियर नहीं है। कोई उसे जन कल्याण योजनाएं कह रहा है, हाँ, कोई उसे जनता के हाथ में जनता का पैसा देना कह रहा है। अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मकसद भी। चलिए आपके पास में लौटेंगे सर, कुछ और लोग हमारे साथ में हैं, कुछ और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, उन सबका रुख कर लेंगे। संदीप शुक्ला जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभी जब आपको सुन रहे थे मुस्कुरा भी रहे थे, मैं उनके पास जाऊंगी, महाराष्ट्र से हैं। सर, महाराष्ट्र में अभी शिंदे साहब को हमने सुना, वो बेटियों का शुक्रिया अदा करते आए, उन्होंने महिलाओं को और बहनों को शुक्रिया अदा किया, लेकिन जिस योजना की बात अभी
यहाँ पर कर रहे थे हयात साहब, आपको लग रहा है कि असल में अब उस राह पर राजनीति चली गई है कि नई नई योजनाएं लेकर आइए, लोगों के खाते में रुपए डाल दीजिए योजनाओं के नाम पर? क्या उनसे ही अब नेता चुने जाने लगेंगे, राजनीति उसी राह पर आगे बढ़ेगी? और अगर ऐसा है तो फिर तो जो विपक्ष में बैठा व्यक्ति है वो हमेशा के लिए विपक्ष में ही चला जाएगा, क्योंकि उसको ये मौका नहीं मिलने वाला। सत्ता पक्ष तो सत्ता में है, वो जनता के कोष से उठाकर पैसा देगा और खुद के नाम पर क्रेडिट लेकर जाएगा, तो ये कैसे बदलाव होगा? बिल्कुल, हयात उमर जी की इस लाइन से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जिस तरह की बात वो कह रहे हैं कि पैसे का कल्चर चल रहा है, ये पैसे का कल्चर नहीं है। हम टेलीविजन चलाते हैं, टेलीविजन में टीआरपी का भी खेल होता है कि आप जितना जनता से जुड़ोगे उतना ज्यादा लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपके पास खड़े होंगे। आपने एक चीज देखा, उन्होंने दो एग्जाम्पल दिया, एक महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना का दिया और दूसरी तरफ मामा का भी जो है शिवराज चौहान जी का, उन्होंने मध्य प्रदेश का जो उदाहरण दिया वो भी जो है वो लाडली बहन योजना का था। पैसे का मामला इसमें मात्र 2000 रुपए है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक हर परिवार से कनेक्टिविटी है, मात्र 2000 में आपने बहन और भाई के रूप में एक परिवार से जो आपने अपनी कनेक्टिविटी की, आपने अपनी उस घर में, उस परिवार में जो मौजूदगी दर्ज कराई, वो काम आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचना, लोगों को अपना बना लेना, क्योंकि एक बैग पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पूरी टीम जो है घूम रही थी, रक्षाबंधन के दौरान लोगों से सीधे संपर्क कर रही थी, तो कहीं ना कहीं वो जो है मैसेज, वो भावनात्मक, वो इमोशनल जो मैसेज है, उसको पैसे से 2000 रुपए से नहीं तोला जा सकता। उसे जो है वो इमोशनल उस चीज को समझना होगा, और वो इमोशनल भावनात्मक प्यार जो है वो महाराष्ट्र में जो है देखने को मिला है। पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, मैं अभी फिलहाल महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा बीजेपी, हर कोई जानता था एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, और वो नजारे जो है वो सबके सामने हैं। उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे शिवसेना है या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, ऐसे में एकनाथ शिंदे जो है उद्धव ठाकरे को पटकनी देते दिख रहे हैं, और उनकी जो संख्या है बहुत बड़ी है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस से भी पीछे जाते दिख रहे हैं। मतलब अब पहले दल पे जो है, अगर यानी स्थितियां बहुत खराब है। आज उन्होंने कह दिया कि देखिए कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन असल में गड़बड़ कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नजर आ रही है और उनके लिए काफी ज्यादा हो गई है। सर माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, आपकी बात को हम पूरा सुनेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हयात साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से बातचीत करने के लिए। तो इसी बीच कानपुर के सीसामऊ से बड़ी खबर सबसे पहले दर्शकों के साथ में साझा करते हैं। कानपुर से बड़ी खबर, सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी की जीत की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, परिवार की विरासत बचाने में कामयाब रही, राजनीति में पहली बार उतरी विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी। सीसामऊ उपचुनाव में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी की जीत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, नसीम सोलंकी जीत चुकी हैं। और कानपुर से बड़ी खबर, सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी की जीत। बीजेपी ने पूरी कोशिश की, यहां पर सुरेश अवस्थी को उतारा गया। इसके पहले के चुनावों में भी वो दूसरे नंबर पर रहे थे और इस बार भी कुछ वैसी ही स्थिति सुरेश अवस्थी की रही। भले ही सुबह से वो जीत का दावा कर रहे थे और सूखा खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नसीम सोलंकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से जीत चुकी है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी की जीत की बात सामने आई है। और देखिए इस बार वो पहली बार राजनीति में उतरी। पति इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया और कहीं ना कहीं उस विश्वास पर खरी उतरी और परिवार की राजनीतिक विरासत को भी बचा सकी है नसीम सोलंकी। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। केदारनाथ धाम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसकी जीत है। और ये जीत हमारे विकास की जीत है, ये जीत हमारी नीतियों की जीत है, ये जीत सनातन की जीत है। और ये जीत उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने तमाम प्रकार का झूठ और पाखंड इस पूरे विधानसभा के उपचुनाव में फैलाया था,
चाहे वो क्षेत्रवाद के रूप में हो, चाहे जातिवाद के रूप में हो, उस झूठ और पाखंड को नकारा है। जो ये सेमीफाइनल कह रहे थे, जो कह रहे थे कि ये सरकार के खिलाफ हमारा चुनाव है, ये उनके मुंह पर करारा तमाचा श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने लगाया है और इनको सेमीफाइनल में पूरी तरह से बाहर कर दिया है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले जो हमारे सभी चुनाव हैं उसमें भी जनता का हमको आशीर्वाद मिलेगा और हम इसी प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, अग्रणी राज्य बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को लेकर लगातार काम करेंगे। और केदार घाटी हो, केदारनाथ विधानसभा हो या पूरा उत्तराखंड हो, इसके अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जब तक विकास नहीं पहुंचेगा तब तक हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, लगातार हम परिश्रम करते रहेंगे। देखिए, 10 सालों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हुआ है, ये उसी का परिणाम है कि एक तरफा जीत महाराष्ट्र के अंदर आई है और फिर से, पहले से वहाँ डबल इंजन की सरकार थी, महायुति की सरकार, फिर से डबल इंजन की सरकार हरियाणा में भी लगी, हरियाणा में भी बनी है और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बनी है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के नीतियों की भी जीत है। बीजेपी की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर उनकी ओर से अहम बातें कही गई और उस बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। सबसे पहले उसका रुख लेते हैं। सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी की जीत हो चुकी है। बड़ी जानकारी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी परिवार की विरासत को बचाने में कामयाब हो गई। राजनीति में पहली बार उतरी थी, लेकिन इस बार उन्होंने कमाल कर दिखाया और बड़ी जीत के साथ में यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नसीम सोलंकी। कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कौस्तुभ, नसीम सोलंकी की जीत हो चुकी है और भाजपा जो 28 साल का सूखा खत्म करने की बात कर रही थी, लेकिन एक बार फिर से नाकामयाबी सीसामऊ सीट पर। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि सीसामऊ सीट पर नसीम सोलंकी जो कि सपा प्रत्याशी है, उन्होंने अपनी विरासत बचाने में वो कामयाब हुई हैं। सीसामऊ चुनाव में नसीम सोलंकी की जीत हुई है। बता दें कि शुरुआती रुझान से ही सपा यहाँ आगे चल रही थी। आपको बता दें कि अभी जीत की औपचारिकता बाकी है। सीसामऊ में कुल 49.6% मतदान हुआ था, जो पिछले 12 साल में सबसे कम रहा। सपा की जीत के बाद पार्टी कार्यालय में जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। इरफान सोलंकी जिंदाबाद, नसीम सोलंकी जिंदाबाद, जेल के ताले टूटेंगे, इरफान भैया छूटेंगे जैसे नारे लग रहे हैं। आपको बता दें कि सपा समर्थक एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वही विक्ट्री का निशान बनाकर लोगों ने एक दूसरे के साथ सेल्फी भी ली है। जी बिल्कुल कौस्तुभ, देखिए एक तरफ भले ही आज 9 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इनमें से कई सीटों पर बीजेपी लगातार शुरुआत से ही हमने देखा आगे पीछे होती रही, लेकिन ये एक ऐसी सीट थी जहां पर शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी हर एक राउंड की काउंटिंग में आगे नजर आ रही थी। और देखिए, नसीम सोलंकी जो यहाँ पर पहली बार राजनीति में आई थी, वो एक घरेलू महिला थी। भले ही राजनीतिक परिवार से रही हो, लेकिन कभी भी उस परिवार की महिलाओं को हमने राजनीतिक मंचों पर नहीं देखा था। अचानक से उनके परिवार की स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि उनको बाहर निकलकर मंच पर आना पड़ता है और पार्टी भी उनके परिवार पर विश्वास दिखाती है, उन्हें टिकट देती है और उस सब पर वो खरी उतरी और बड़ी मजबूती के साथ में उन्होंने यहाँ पर अपनी राजनीतिक, हम कह सकते हैं, जो डेब्यू है उसे बहुत शानदार तरीके से किया। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, नसीम सोलंकी के जो पति हैं, सपा पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, वो इस समय महाराजगंज जेल में बंद है, जिसके कारण यहाँ पर उपचुनाव हुआ था। सपा ने कहीं ना कहीं नसीम सोलंकी पर विश्वास दिखाया था। अगर भाजपा की बात करी जाए तो भाजपा के दिग्गज नेता इस हॉट सीट पर प्रचार में लगे थे। सीएम योगी स्वयं इस विधानसभा में 3 बार उन्होंने प्रचार किया था। इसके बाद रवि किशन जैसे नेता भी यहाँ पे थे। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, वो भी तमाम बार प्रचार करना है। अगर चुनाव वाले दिन की बात करें तो भाजपा ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए, सीसामऊ सीट को जीतने के लिए साम दाम दंड भेंट किया था, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की, तो कहा जा सकता है कि सपा के लिए एक करारी हार है, शर्मनाक हार है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जिस तरीके से बढ़त यहाँ पर बनाई है वो बहुत अच्छी है और भाजपा के लिए एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं जरूर है। बहुत शुक्रिया कौस्तुभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो 28 सालों का सूखा भाजपा यहाँ पर खत्म नहीं कर पाई और सुरेश अवस्थी यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहाँ पर कानपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी यहाँ पर नसीम सोलंकी जीत हासिल कर चुके हैं। और वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और साथ ही हमारे साथ में झारखंड से संजय पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम उनका रुख कर लेंगे। हमने संदीप जी की बात को सुना था। सर, झारखंड में स्थितियां अलग है, इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है।
सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, उसके बाद बोलिए। हाँ गरिमा जी, झारखंड में जैसा कि सुबह में मतगणना शुरू हुआ और पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई, तो समय रुझान थे वो एनडीए के पक्ष में आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ईवीएम की ओर रुख हुआ तो अभी जो फिलहाल स्थिति है उसमें महागठबंधन की स्थिति काफी अच्छी नजर आ रही है। उसमें कई फैक्टर हैं। एक तो मैंने पहले ही कह दिया कि झारखंड का जो 28 एसटी वाला क्षेत्र है उसमें जिस पार्टी का ज्यादा सेंधमारी होता है सरकार लगभग उसी की बनती है। तो अभी आप देखेंगे कि 28 में 23 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे चल। तो कहने का तात्पर्य है कि उस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना दबदबा कायम रखा है, जिस कारण जो है अब जो स्थिति में जो आ रहा है, मुझे लगता है कि लगभग जो है झामो प्लस जो है उसका काफी आगे बढ़ चुकी है और उसके जो कई फैक्टर सामने आए हैं। निश्चित रूप से कहना होगा कि मैया समान योजना जिस तरीके से महाराष्ट्र में आप देखें जो परिणाम आए, उसी प्रकार जो झारखंड में है। और उसने आप सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि मैया समान योजना को आप देखेंगे कि आनंद फानंद में जिस तरीके, चूंकि इलेक्शन का पीरियड मतलब जो घोषणा होना था और लगभग 2-3 महीने में जिस तरीके से इम्प्लीमेंट कराया गया, तो उसमें सबसे बड़ी कारण है कि सरकारी बाबुओं के चुंगल से निकल करके हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरीके से ज्यादा से ज्यादा मैया समान योजना को सफल कराया, ये बड़ी गौर करने वाली बात है। पहली जब योजना को जब सामने आया गया था तो उसमें महिलाओं को ठप्पा मतलब जैसे कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कहा गया, तो समय था नहीं, तो फिर उसमें रात भर ही जो है मतलब 24 घंटे के अंदर उसको सुधारते हुए उसमें लचीलापन लाते हुए जिस तरीके से अधिक इसमें समान योजना में जोड़ा गया और योजनाओं को सफल। ठीक है सर, आपके पास में लौटते हैं, माफी के साथ में आपको रोक रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी की जीत को लेकर रॉबर्ट वाड्रा क्या कहना सुनता है? To go out and vote for Priyanka. They have seen how they've known of Priyanka through Rahul, and now they saw Priyanka go to every corner of Wayanad and meet them and understand their issues and and definitely make promises and also tell them that that I'm here with them. She is their family now, and they have to protect her as well. But she will fulfill all the promises, and I mean I will still say it's just. The leads are good. I'm happy, but I will congratulate her fully when we have a full, all 18 rounds are counted. I mean, I think 6 or 7. और इस बीच प्रयागराज से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं प्रयागराज के फूलपुर में, आज जहां मतगणना, लेकिन दूसरी ओर फूलपुर में मतगणना केंद्र पर बवाल की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मतगणना केंद्र में घुसे राजनीतिक दल के लोग। अहम खबर आपको बता रहे हैं, मतगणना केंद्र में राजनीतिक दलों के लोगों के घुसने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी, बाउंड्री वॉल के टीन की चादर तोड़कर राजनीतिक दलों के लोगों का प्रवेश भीतर देखा जा सकता है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज में मतगणना केंद्र पर बवाल, अहम खबर आपको हम बता दें। मतगणना केंद्र में घुसे राजनीतिक दल के लोग, प्रयागराज से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से टीन को तोड़कर यहाँ पर घुसे राजनीतिक दलों के लोग। प्रयागराज से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मतगणना केंद्र में घुसे राजनीतिक दल के लोग, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
मतगणना केंद्र में घुसे राजनीतिक दलों के लोग। मतगणना केंद्र में राजनीतिक दलों के लोगों का प्रवेश हुआ। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। मतगणना केंद्र में घुसे राजनीतिक दल के लोग। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में प्रयागराज से हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। मधुर, मतगणना केंद्र में राजनीतिक दलों के लोगों के प्रवेश की बात सामने आ रही, जो तस्वीरें सामने आ रही है वाकई हैरान कर देने वाली हैं कि आखिर यहां पर सुरक्षा बल क्या कुछ कर रहा था। बाउंड्री वॉल तोड़कर अंदर घुस गए लोग। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सुरक्षा बल काफी तैनात था और पूरी तरह पुलिस मुस्तैद थी और 20 राउंड के करीब जो है यहाँ पे मतगणना हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो है अचानक से कुछ राजनीतिक भाजपा के और बसपा के जो राजनीतिक दल के जो नेता थे कार्यकर्ता थे वो सारे जो है जहाँ काउंटिंग चल रही है वहाँ पे अंदर एंट्री हो गई उनकी और किसी शूटिंग को लेकर के जो वहाँ पे कहासुनी हो गई उनमें आपस में। और उसको लेकर के एक बसपा के एक नेता ने जो है दीपक पटेल के साथ हाथापाई कर ली, जिसको लेकर के जो भाजपा वाले थे वो भी उत्तेजित हो गए। उसको काफी जो है उस बात को लेकर बहस बढ़ गई और इसी प्रकरण को चलते हुए पीछे से जो पूरी टीम की चादर से जो पूरा बाउंड्री वालों कवर किया गया है वहां से लोग तोड़ करके उसके अंदर की तरफ एंट्री करने लगे और वापस जो है इसके जो मतगणना केंद्र है उसके अंदर घुसने को प्रयास करने लगे। कुछ लोग काफी घुस भी गए जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ, काफी बवाल हुआ और उसके बाद हाथापाई तक नौबत आ गई थी। लेकिन उसके पहले जो है पुलिस अंदर घुसी और बड़े बड़े आला अधिकारी डीएम हो और एसपी रैंक के सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और वो सारे अंदर गए। उन्होंने फटाफट जाकर मैटर को जो है सॉर्ट आउट किया और कंडीशन को जो नियंत्रण में किया अपने। और इस समय जो है कंडीशन पूरी तरह से नियंत्रण में है और सारे आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सारे आला अधिकारी पहले से यहाँ मौजूद है और सारी मैं बता रहा हूँ व्यवस्था चाक चौबंद थी। लेकिन अचानक से जो है ये 20वें राउंड की जब ये मतगणना चल रही थी ठीक उसी समय ये जो बवाल हुआ है और ये जो मेन बवाल हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और बसपा के जो कार्यकर्ता थे और उनके नेता थे उनके बीच में ये चीज हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर मतगणना केंद्र में घुसे राजनीतिक दलों के लोग और देखिए किस तरीके से यहां पर हलचल मच गई। उसके बाद तुरंत ही सुरक्षा बलों ने यहां पर पूरी स्थितियों को संभाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फिलहाल फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश में इन सीटों पर किंग कौन होगा इसको लेकर हम लगातार कर रहे हैं चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। अब हमारे साथ में अबू उजैर निजामी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो बड़ी डामाडोल हो गई। चलिए, प्रियंका गांधी का ठीक ठाक रहा, लेकिन बाकी जगहों पर क्या हुआ? चाहे आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थिति जहां पर भी आप थे बिल्कुल जीरो नजर आ रहे हैं, या बाकी जगहों पर हम देख लें झारखंड में ठीक है इंडिया गठबंधन का, बाकी महाराष्ट्र में देखिए क्या स्थिति हो गई, उत्तराखंड में भी यही स्थिति है। क्या कहेंगे सर? उबैर साहब, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए आप पहले तो। बोलिए सर। सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए ठीक है, आपके पास में हम लौटेंगे और मेहमान एक बार उनका रुख कर लेते हैं। जब तक आप अपनी आवाज प्लीज ठीक कर लीजिए। हमारे साथ में पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बधाई आपको कानपुर की सीसामऊ सीट पर, जिस पर समाजवादी पार्टी की ही सीट कहते हैं। हालांकि नसीम सोलंकी के लिए एक परीक्षा जरूर थी, लेकिन वो जीत गई हैं। लेकिन बाकी की सीटों पर स्थिति समाजवादी पार्टी की ठीक नहीं है। एक तरीके से जिस तरीके से आप इन चुनावों को लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था कि भाई ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का एक आईना है, वहां पर स्थिति ठीक नहीं रही समाजवादी पार्टी की। बाकी सीटों पर सब जगह पीछे है। गरिमा जी, देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, अगर हमारे वोटर्स को जो है बूथ तक जाने दिया गया होता
अगर वो जो है वोट प्रतिशत जो आपने देखा होगा, जैसे पिछले समय में जितने वोट प्रतिशत थे उससे भी कम रहा, वोटर्स को बूथ तक नहीं जाने दिया गया, तो हम मान लेते कि ठीक है, हम हारते तो भी एक्सेप्टेड था, जीतते तो भी एक्सेप्टेड है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे गरिमा जी, तो सीसामऊ में जो है शिव सोलंकी जी विजयी हुई है। और ऐसे ही जो है अभी मैं देख रही थी तो कुछ चैनल कह रहे 3 पे आगे, कुछ कह रहे 2 पे आगे है। पर गरिमा जी आपने देखा कि किस तरीके से वोटिंग वाले दिन हमने 314 एप्लीकेशन दिए, और जब जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो है इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेता है, उसके बाद में पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई होती है, तब जाकर के वोटर्स जो है हमारे बूथ तक जाते हैं और उसके बाद में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, तब जाकर के मुझे लग रहा है कि जो ये अभी हमारे परिणाम तो यानी वो जो कई जगहों पर हमने देखा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने तो इन चुनावों को मानने से इनकार कर दिया। एक जगह पर तो प्रत्याशी मतगणना स्थल तक नहीं गए क्योंकि उनका कहना है कि इन चुनावों को वो नहीं मानते। तो वही उन्हीं चीजों का समर्थन आप कर रहे हैं। जहाँ पे वोटर्स को, जहाँ पे बार बार अगर इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि भाई आपको आईडी नहीं चेक करना है, आप महिलाओं को लाठी लेकर के दौड़ा रहे हैं। गरिमा जी मैं कहती हूँ एक बार के लिए महिलाएं आपसे जो है बदतमीजी भी कर रही होंगी, पर पुलिसकर्मी कब से उनको लाठी लेकर के दौड़ाने लगे? ठीक है। यानी कुल मिलाकर वही बात आपकी ओर से कही जा रही है जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी बड़े मंचों से कह दी थी। चलिए आपके पास में लौटेंगे। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ में है दिल्ली से। अखिलेश जी, आज हालात तो कुछ और हो गए अलग अलग जगहों पर, चाहे महाराष्ट्र झारखंड की हम बात कर ले, दिल्ली से बहुत नजदीक गाजियाबाद में क्या स्थिति है? झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो अब तक आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बिल्कुल गठबंधन के साथ बनाती दिख रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने कितना पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। 2000 पिछला इलेक्शन देखा जाए तो 22 सीटें जीती थी और इस बार वो 125-26 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई। कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए वहां पर नंबर 1 पार्टी बनती है। अगर झारखंड के तौर पर देखा जाए तो झारखंड में 24 साल पुराना रिकॉर्ड, यानी वहां की जो परंपरा है वो भी टूटी और एक रिकॉर्ड भी टूट रहा है। क्योंकि साल 2000 में जब बिहार से कट के झारखंड का राज्य बना था, उसके बाद कि तब तक के जितने भी विधानसभा चुनाव वहां पर हुए कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। जो सरकार रहती है वो वर्तमान सरकार चुनाव हारती चली गई। लेकिन ये पहली बार अगर 24 साल के इतिहास में देखा जाए तो ये पहली बार परंपरा भी टूट रही है। एक बड़ा रिकॉर्ड भी बन रहा है कि 24 साल में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं कह सकते, हेमंत सोरेन की सरकार वहां पर रिपीट होने जा रही, क्योंकि लगभग 50 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस मिला के वहां पर बढ़त बनाए हुए और करीब 30 के आसपास बीजेपी वहां पर बनी हुई है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो झारखंड में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उनकी अगुवाई में एक बार भी सरकार बनने और वहां पर परंपरा टूटी है, नया रिकॉर्ड बना है। वहीं अगर देखा जाए तो गाजियाबाद में बीजेपी के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं उनके हिसाब से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां लगभग बढ़ा तो नकली है, लेकिन 2-3 सीटों पर सपा और उसमें आगे पीछे का चल रहा है। बाकी अगर वायनाड की लोकसभा सीट को देखा जाए तो वहां प्रियंका गांधी 2 लाख से ऊपर वोटों से बढ़त बनाए हुए और लगता है कि वायनाड में जब अगर काउंटिंग पूरी होगी तो लगता है कि राहुल गांधी के इतिहास वो हो सकता है उस रिकॉर्ड को छूने में 3-4 लाख की संख्या पहुंच सकती है। ओवरऑल महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव पर निर्धारित है तो कहा जा सकता है कि दोनों राज्यों की विधानसभा चुनाव की जो पारी है वो 50-50 पर छूटती नजर आ रही है। वो इसलिए भी कह सकते हैं कि कांग्रेस गठबंधन के तौर पर देखा जाए तो झारखंड सरकार बनाने जा रहा है और महाराष्ट्र में देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन बिल्कुल, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के नतीजे जो हैं वो लगभग सामने आने वाले हैं। चलिए ठीक है, आपके पास में वापस लौटेंगे सर। अबू उजैर निजामी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आवाज मिल रही है क्या आपको सर? आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, कांग्रेस पार्टी की स्थिति झारखंड तक तो ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पर क्या हुआ सर? उत्तराखंड ले लीजिए, केदारनाथ में पूरी तरीके से चीजें अलग हो गई और वही स्थिति फिलहाल झारखंड में, अरे माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र से हमें काफी निराशा हुई है। महाराष्ट्र से हमें काफी उम्मीदें थी, जैसा कि हमें लोकसभा चुनाव में जनता ने मैंडेट बहुत अच्छा दिया था, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे हमें निश्चित रूप से विचलित करते हैं और बहुत अलग तरह के हैं। लेकिन एक बात ये भी तो समझिए आप कि जो इलेक्शन हुआ है पूरी तरह निगेटिविटी पे, जो सत्ता पक्ष के लोग थे नकारात्मक लगातार भाषण दे रहे थे। और अभी हम झारखंड पे जाएंगे, झारखंड की बात कीजिए। जिस तरह प्रधानमंत्री की भाषा थी, खास करके आदिवासी सीटों पर जिस तरह उन्होंने भाषण दिए, और ऐसी भाषा एक इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को जो लगभग 11 वर्ष से देश को लीड कर रहा है,
उससे तो नहीं हम उम्मीद कर सकते थे, लेकिन उसी आदिवासी जनता ने उनको जवाब दिया। आपने अभी बताया अपने आंकड़ों में कि 28 में 23 सीटों पे झामुमो चुनाव जीत रहा है और कांग्रेस पार्टी भी। और हम वहाँ एक आपको अपडेट दे दें, आप केदारनाथ की बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ा, हम पूर्वांचल से आते हैं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैंने सबको सुना है। हम पूर्वांचल से आते हैं, हम वहाँ देवघर जीत रहे हैं, देवघर जीत रहे हैं। देवघर एक बहुत बड़ा मतलब पूजनीय स्थल है, बहुत हमारा पूर्वांचल पूरा बिहार देवघर से जुड़ा हुआ है, तो देवघर हम जीत रहे हैं। बहुत ये खुशी की बात है कि हम अपने एक पौराणिक स्थल जीत रहे हैं। तो इस बात को जैसे पुष्कर धामी कह रहे थे कि सनातन की जीत है, तो ये भी सनातन की जीत है कि हम देवघर चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी बात है, महाराष्ट्र में जैसे अभी उमर हयात साहब कह रहे थे या संजय पांडे जी कह रहे थे, निश्चित तौर पे ये योजनाएं जो है डायरेक्ट बेनिफिट की जो है बीजेपी या लाभ वहां पे मिला है, महाराष्ट्र में उनको लाभ मिला है, मध्य प्रदेश में भी मिला था और इसको मानना चाहिए कि मिला। ऐसे एक साहब बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, जनता तक पहुंचे, मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब पहले जब सिलेंडर की बात आई थी, सिलेंडर सब्सिडी की, मुझे याद है कि अरुण जेटली ने इसका बहुत विरोध किया था कि नहीं ये गलत योजना है। फिर केजरीवाल की योजनाएं आई, उसका बीजेपी ने विरोध किया। लेकिन एक बात हमें ये समझना चाहिए कि जनता को हम रोजगार नहीं दे रहे हैं। जो सरकार है बीजेपी की, उसने कोई जनता को रोजगार नहीं दिया। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा, अगर बीजेपी का अगर महाराष्ट्र में महायुति दल आगे चल रहा है तो कैसे चल रहा है? मेरी बात समझ लीजिए, पूरा सुन लीजिए। हाँ। उत्तर प्रदेश में अभी देखिए 400 सीटों के लिए 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग, ARO के लिए 400 सीटों के लिए इतना हम उनको रोजगार दे ही नहीं पा रहे हैं। ये ठीक है, ये मुद्दा उछाल के वो मुद्दा उछाल के डायरेक्ट बेनिफिट दे के आप चुनाव जीत जा रहे हैं। अभी संदीप शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से, बहुत कम वक्त है सर, थोड़ा कम शब्दों में बात कह लीजिए। इस युवा ठीक है, सुन लेते हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक है, संदीप जी बोलिए जल्दी से। सर अनम्यूट कीजिए, पहले तो अनम्यूट कीजिए। जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैं इन बातों को नहीं मानता हूं और पैसा बांटना सबसे बड़ा कारण है, उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान कांग्रेस ने तो ये स्लिप चेक बांटा था, उसमें जो है 7 से 8 हजार रुपए बांट रहे थे कि मैं जीता, और दूसरे दिन जो है कई कार्यकर्ता तो वहां तो कांग्रेसी कार्यालयों पर मांगने के लिए भी पहुंच गए थे। तो उस समय कहाँ गया पैसा बांटना आपका? पैसा नहीं, यहाँ पैसा नहीं काम है। आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आप अपने टर्न पे बोलिए। पैसा बांटना नहीं, उन्होंने साफ तौर पर जो एक संदेश दिया कि मेरा आपका बहन भाई जैसा संबंध है, क्योंकि उस कांग्रेस ने जो अमाउंट दिया था उस समय, जो चेक बांट रहे थे, वो करीब 8,000 10,000 का अमाउंट था, और ये तो मात्र 1,500 1,800 या 2,000 रुपए है। तो ऐसे में ये पैसा नहीं काम आता। अगर पैसा ही और राशन काम आता तो बीजेपी मुफ्त का राशन देने के बाद 400 पार कह रहे थे, तो वो क्यों नहीं जीत पाए? तो ये परिस्थितियां नहीं है। उसके साथ बिल्कुल सर, देखिए ये सारी चीजें पहले भी ध्यान रखनी चाहिए। पैसे की बात पहले भी निकलकर सामने आई थी, जिसमें यही चीज निकलकर आएगी। देखिए पैसे के दम पर वोटर को खरीदा नहीं जा सकता है। आप अपनी जब तक भावनाओं को नहीं सही जनता तक पहुंचा पाएंगे और जनता जब तक आप पर विश्वास नहीं दिखेगी, तब तक आपकी जीत असंभव नजर आती है। वक्त की कमी है, अपनी चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो झारखंड और महाराष्ट्र का किंग कौन होगा उस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव में किसे जीत मिलेगी और किसे हार, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।